नमस्कार दोस्तों, दुनिया का सबसे बहादुर मिलिट्री कमांडर में से एक और यूरोप का सबसे ताकतवर सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट, जिन्हें फर्स्ट नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने 19वीं सेंचुरी के शुरुआत में यूरोप के ज्यादातर हिस्से पर अपना आधिपत्य जमाया था। नेपोलियन एक चतुर, एम्बिशियस और स्किल्ड मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट थे। उन्होंने यूरोपियन नेशंस में कई सारे कोएलिशंस के अगेंस्ट में सक्सेसफुली फाइट किए और अपने एम्पायर को एक्सपांड किया। लेकिन ये इतिहास का सबसे कंट्रोवर्शियल लोगों में से एक माने जाते हैं। जहां एक तरफ लोग इनकी काबिलियत की तारीफ करते हैं, वहीं दूसरे तरफ इनकी सत्ता की भूख को क्रिटिसाइज भी किया जाता है। क्या है इनकी सच्चाई? क्या ये पब्लिक के हीरो थे या फिर एक क्रूर शासक? क्या है नेपोलियन बोनापार्ट की पूरा इतिहास? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 को कॉर्सिका आइलैंड के कैपिटल एजैक्सियो में हुआ था। नेपोलियन के जन्म से ठीक एक साल पहले ही फ्रांस ने कॉर्सिका को एक्वायर किया था, क्योंकि उस समय कॉर्सिका पर एक ऐसा देश का राज था जो आज के वक्त एग्जिस्ट ही नहीं करती, रिपब्लिक ऑफ जेनोआ। एज ए बॉय नेपोलियन अपनी पढ़ाई फ्रांस के स्कूल में की, जहां उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज सीखी और साल 1785 में फ्रेंच मिलिट्री एकेडमी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किए। इसके बाद वो फ्रेंच आर्मी की आर्टिलरी रेजिमेंट में सेकंड लेफ्टिनेंट बन गए। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन साल 1789 में शुरू हुई और 3 साल के अंदर क्रांतिकारियों ने मोनार्ची को उखाड़ फेंका और फ्रेंच रिपब्लिक की घोषणा की। रिवॉल्यूशन के शुरुआती सालों में नेपोलियन मिलिट्री से लंबी छुट्टी लेकर अपने घर कॉर्सिका गए थे। वहां पर वो जैकोबिन से एफिलिएट हो गए, जो एक प्रो डेमोक्रेसी पॉलिटिकल ग्रुप था। साल 1793 में नेशनलिस्ट कॉर्सिकन गवर्नर पास्कोली पाउली के साथ क्लाश के बाद नेपोलियन की फैमिली को कॉर्सिका से निकाल दिया गया, जहां से वो फ्रांस चले गए और नेपोलियन फिर से अपने मिलिट्री ड्यूटी पर लौट आए। नेपोलियन उस वक्त फ्रांस में मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के भाई ऑगस्टिन रोबेस्पियर के साथ जुड़ गए, जो जैकोबिन ग्रुप के लीडर्स थे। रोबेस्पियर भी काफी कंट्रोवर्शियल इंसान थे, क्योंकि इनके समय काफी वायलेंस और टेरर का राज चलता था। ड्यूरिंग दिस टाइम नेपोलियन को आर्मी में ब्रिगेडियर का रैंक पर प्रमोशन किया गया। हालांकि जुलाई 1794 में रोबेस्पियर के सत्ता हटने और गिलोटिन पर चढ़ाए जाने के बाद नेपोलियन को उनके साथ उनके रिलेशन के कारण कुछ टाइम के लिए हाउस अरेस्ट किया गया, लेकिन वो अपने आप को सही डिफेंड करने के बाद बस कुछ ही हफ्ते में उन्हें रिलीज कर दिया गया। साल 1795 में नेपोलियन ने पेरिस में रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट के अगेंस्ट शाही विद्रोह को दबाने में हेल्प की और उन्हें मेजर जनरल के रैंक पर प्रमोशन किया गया। साल 1792 से फ्रांस की गवर्नमेंट बहुत से यूरोपियन नेशंस के साथ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में एंगेज थी। साल 1796 में नेपोलियन फ्रेंच आर्मी की कमान संभाली, जिसने इटली की लड़ाई में अपने देश की प्राइमरी राइवल्स में से एक ऑस्ट्रिया की बड़ी सेना को हराया। साल 1797 में फ्रांस और ऑस्ट्रिया ने ट्रीटी ऑफ कैंपो फॉर्मियो साइन किए, जिसके परिणाम स्वरूप फ्रांस अपने टेरिटरीज को एक्सपांड किया। अगले साल डायरेक्टरी ने, जो 5 लोगों का एक ग्रुप जिसने 1795 से फ्रांस पर शासन किया था, उन्होंने नेपोलियन को इंग्लैंड पर आक्रमण को लीड करने की ऑफर दी। नेपोलियन ने ऑब्जर्व किया कि फ्रांस के नेवल फोर्सेस अभी तक ब्रिटिश रॉयल नेवी के खिलाफ जाने के लिए तैयार नहीं थी। इंस्टेड उन्होंने भारत के साथ ब्रिटिश ट्रेड रूट को खत्म करने की कोशिश में इजिप्ट पर आक्रमण करने का प्रपोजल रखा और जुलाई 1798 में पिरामिड की लड़ाई में नेपोलियन की सेना ने इजिप्ट के रूलर मामलुक्स को हराया। लेकिन ठीक 1 महीने बाद अगस्त 1798 में नाइल नदी की लड़ाई में ब्रिटिश रॉयल नेवी ने नेपोलियन के नेवल फ्लीट को लगभग नष्ट कर दिया, जिसके बाद उनकी आर्मी फोर्स वहीं फंस गए। 1799 की शुरुआत में नेपोलियन की सेना ओटोमन एम्पायर रूल्ड सीरिया पर आक्रमण शुरू किया। उस समय फ्रांस में पॉलिटिकल सिचुएशन अनसर्टेनिटी से घिरी हुई थी। यहाँ एवर एम्बिशियस और कनिंग नेपोलियन ने इजिप्ट में अपनी आर्मी को छोड़ के और फ्रांस लौटने का ऑप्शन चुना। नवंबर 1799 में 18 ब्रूमेर के तख्ता पलट के रूप में जाने जाने वाली एक घटना में नेपोलियन उस ग्रुप का पार्ट था जिसने फ्रेंच डायरेक्टरी को उखाड़ फेंका था और डायरेक्टरी को 3 मेंबर कंसुलेट में बदल दिया गया और नेपोलियन फर्स्ट कंसुल बन गए, जिससे वो फ्रांस का लीडिंग पॉलिटिकल फिगर बन गया। जून 1800 में मरेंगो का लड़ाई में नेपोलियन की सेना फ्रांस के दुश्मनों से एक ऑस्ट्रिया को हरा दिया और उन्हें इटली से बाहर निकाल दिया। इस जीत ने फर्स्ट कंसुल के रूप में नेपोलियन की पावर को मजबूत करने में मदद की। इसके अलावा 1802 में ट्रीटी ऑफ एमेंस के साथ ब्रिटिश फ्रांस के साथ पीस के लिए राजी हुई। नेपोलियन ने रिवॉल्यूशनरी फ्रांस में स्टेबिलिटी लाने के लिए काम किया। उन्होंने गवर्नमेंट को सेंट्रलाइज किया,
साइंस, आर्ट्स, बैंकिंग एंड एजुकेशन सेक्टर को बेहतर तरीके से रिफॉर्म किया। अपने शासन और पोप के बीच रिलेशन में सुधार लाने की डिमांड की। पोप बेसिकली फ्रांस के मेन रिलीजन कैथोलिज्म को रिप्रेजेंट करते थे, जिसे रेवोल्यूशन के दौरान काफी नुकसान उठाना पड़ता था। उनकी मोस्ट सिग्निफिकेंट अकम्प्लिशमेंट्स में से एक नेपोलियनिक कोड थी, जिसने फ्रेंच लीगल सिस्टम को स्ट्रीमलाइन किया, जो आज भी फ्रेंच सिविल लॉ उसे फॉलो करता है। साल 1802 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने नेपोलियन को लाइफ टाइम के लिए फर्स्ट कंसुल बना दिया। फिर 2 साल बाद साल 1804 में पेरिस के कैथेड्रल ऑफ नोत्र डेम में एक लैविश सेरेमनी में नेपोलियन खुद फ्रांस के सम्राट का ताज पहने और वो फ्रांस के सम्राट बन गए। यहाँ नेपोलियन की पर्सनल लाइफ भी बहुत इंटरेस्टिंग है, आइए जानते हैं। साल 1796 में नेपोलियन अपने से 6 साल बड़ी एक स्टाइलिश विडो जोसेफिन द बियर्नेस से शादी की, जिसके 2 टीनेजर बच्चे थे। लगभग 1 दशक बाद साल 1809 में जब जोसेफिन से कोई संतान नहीं हुई तो नेपोलियन ने उन्हें डिवोर्स दे दिया ताकि वो किसी और से मैरिज कर सके, जिससे उन्हें उनकी वारिस मिल सके। और फिर साल 1810 में उन्होंने ऑस्ट्रिया के सम्राट की बेटी मैरी लुइस से मैरिज की। अगले साल उन्होंने अपने बेटे नेपोलियन फ्रैंकोइस जोसेफ चार्ल्स बोनापार्ट को जन्म दिया, जो नेपोलियन सेकंड के नाम से जाना जाने लगा। मैरी लुइस के साथ अपने बेटे के अलावा नेपोलियन के और भी कई नाजायज बच्चे थे। साल 1803 में फ्यूचर वॉर्स के लिए फंड रेज करने के लिए नेपोलियन ने नॉर्थ अमेरिका में फ्रांस के लुइसियाना टेरिटरी को न्यूली इंडिपेंडेंट यूनाइटेड स्टेट्स को $15 मिलियन में बेच दिया, जिसे बाद में लुइसियाना परचेस के रूप में जाना गया। अक्टूबर 1805 में ट्रफलगर की लड़ाई में अंग्रेजों ने नेपोलियन के फ्लीट को नष्ट कर दिया। हालांकि उसी साल दिसंबर में नेपोलियन ने ऑस्ट्रेलिया की लड़ाई में वो हासिल किया जो उसके सबसे बड़ी जीत में से एक मानी जाती है, जिसमें उसकी आर्मी ने ऑस्ट्रियन और रशियंस को हराया था। इस जीत के परिणाम स्वरूप पवित्र रोमन एम्पायर भंग हुआ और कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन का शुरुआत हुआ। 1806 की शुरुआत में नेपोलियन ने ब्रिटिश ट्रेड के खिलाफ यूरोपियन पोर्ट पर नाकाबंदी की और कॉन्टिनेंटल सिस्टम के एस्टेब्लिशमेंट के साथ ब्रिटेन के खिलाफ लार्ज स्केल इकोनॉमिक वॉर छेड़ने की डिमांड की। 1807 में प्रशिया के फ्रीडलैंड में रशियंस की हार के बाद अलेक्जेंडर वन को पीस सेटलमेंट यानी ट्रीटी ऑफ तिलसिट पर साइन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। 1809 में वाग्राम की लड़ाई में फ्रांस ने ऑस्ट्रियंस को हरा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप नेपोलियन को और ज्यादा लाभ हुआ। ड्यूरिंग दिस ईयर नेपोलियन ने फ्रेंच एरिस्टोक्रेसी को एस्टेब्लिश किया और अपने लॉयल फ्रेंड्स और फैमिली को नोबिलिटी का टाइटल सौंपना शुरू कर दिया, क्योंकि उसका साम्राज्य वेस्टर्न एंड सेंट्रल कॉन्टिनेंटल यूरोप के ज्यादातर हिस्से में एक्सपांड हो रहा था। यहाँ एक सवाल उठ रहा है, जब नेपोलियन हर जगह विक्ट्री हासिल कर रहा था, आखिर क्या कारण था उनका अचानक डाउनफॉल होना शुरू हुआ? आइए जानते हैं। 1810 में रशिया कॉन्टिनेंटल सिस्टम से हट गया। बदले में नेपोलियन ने 1812 की समर्स में एक विशाल सेना को लीड करते हुए रशिया पर अटैक किया। लेकिन रशिया ने यहाँ एक नई स्ट्रेटेजी अपनाई। फ्रेंच को पूरी तरह युद्ध में एंगेज करने की बजाय जब भी नेपोलियन की आर्मी अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, रशिया पीछे हट रहा था। एज ए रिजल्ट एक्सटेंडेड कैंपेन के लिए तैयार होने के बावजूद नेपोलियन की आर्मी रशियन टेरिटरीज में अंदर तक घुस गए। सितंबर में बोरोडिनो की अनडिसाइडेड लड़ाई में दोनों साइड्स को भारी नुकसान उठाना पड़ा। नेपोलियन की सेना मॉस्को की ओर बढ़ी, लेकिन पता चला कि रशियंस ने लगभग पूरी आबादी को खाली कर लिया था और पूरे शहर में आग लगा दी ताकि दुश्मनों को किसी भी तरह का सप्लाईज और खाना पीना ना मिल सके। रशियन चाहते थे नेपोलियन की आर्मी सरेंडर करे, जो कभी नहीं हुआ। नेपोलियन को 1 महीना इंतजार करने के बाद रशिया की विंटर का सामना करना पड़ा और अपनी भूखी थकी हुई सेना को मॉस्को से बाहर जाने का ऑर्डर देने के लिए मजबूर होना पड़ा। और वापसी के दौरान अचानक उनके सेना के ऊपर रशियन आर्मीज ने अटैक किया, जिस लड़ाई को नेपोलियन खुद अपने 6 लाख सैनिक के साथ शुरू किए थे, उनमें से लगभग 1 लाख सैनिक ही रशिया से बाहर आ सके, बाकी सब मारे गए। एट द सेम टाइम बाकी फ्रेंच आर्मी पेनिसुलर वॉर में लड़ रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों की सपोर्ट से स्पेनिश और पुर्तगालीज पेनिसुला से फ्रेंच को खदेड़ने में सफल रहे। इस हार के बाद 1813 में लिप्जिग की लड़ाई शुरू हुई, जिसे बैटल ऑफ नेशंस के रूप में जाना जाता है, जिसमें नेपोलियन की सेना एक कोएलिशन से हार गई थी, जिसमें ऑस्ट्रियन, पर्शियन, स्वीडिश एंड रशियन आर्मी शामिल थे। इसके बाद नेपोलियन फ्रांस वापस चले गए और मार्च 1814 में कोएलिशन आर्मीज ने पेरिस पर कब्जा कर लिया।
6 अप्रैल 1814 को नेपोलियन, जो उस समय लगभग 40 इयर्स के थे, सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। ट्रीटी ऑफ फॉन्टेनब्लो के हिसाब से उन्हें इटली के कोस्टल एरिया से दूर एल्बा आइलैंड पर भेज दिया गया और उन्हें छोटे से आइलैंड का सोवरेंटी दे दी गई, जबकि उनके वाइफ और बेटे ऑस्ट्रिया चले गए। 26 अप्रैल 1815 को एक्साइल के 1 साल भी नहीं हुआ था, नेपोलियन एल्बा आइलैंड से भाग गए और 1000 से ज्यादा सपोर्टर्स के साथ फ्रांस की ओर रवाना हुए। 20 मार्च को वह पेरिस लौटे, जहां लोगों ने उनका वेलकम किया। उस वक्त वहां का किंग लुई द 18 थे, जो नेपोलियन के पहुंचते ही वहां से भाग गए और नेपोलियन ने वहां अपना कैंपेन शुरू किया, जिसे 100 डेज ऑफ कैंपेन्स के रूप में जाना जाता है। नेपोलियन के फ्रांस लौटने पर एलाइड नेशंस यानी रशियंस, ऑस्ट्रियन, पर्शियन एंड ब्रिटिश, जो फ्रांस के सम्राट को अपने दुश्मन मानते थे, वॉर की तैयारी करने लगे। नेपोलियन ने एक नई सेना खड़ी की और एलाइड फोर्स के खिलाफ एक साथ हमला शुरू करने से पहले सबको एक एक करके हराने की स्ट्रेटेजी बनाई। जून 1815 में उनकी सेना बेल्जियम पर अटैक किया, जहां ब्रिटिश और पर्शियन आर्मीज तैनात थे। 16 जून को लिग्नी की लड़ाई में नेपोलियन की सेना पर्शियंस को हरा दिया। हालांकि 2 दिन बाद 18 जून को ब्रसल्स के पास वाटरलू की लड़ाई में पर्शियंस की सहायता से अंग्रेजों द्वारा फ्रेंच आर्मीज को कुचल दिया गया। 22 जून 1815 को नेपोलियन को एक बार फिर से गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। एंड फाइनली अक्टूबर 1815 में नेपोलियन को साउथ अटलांटिक ओशियन के रिमोट एरिया में ब्रिटिश के अंडर मौजूद सेंट हेलेना आइलैंड में बंदी बनाकर भेज दिया गया। ऑन 5 मई 1821 को 51 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, यहाँ अंत होता है नेपोलियन की लाइफ की जर्नी। इसके बारे में आपका क्या फीडबैक है, हमें नीचे कमेंट करके बताइए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे कुछ नए जानकारी के साथ। नमस्कार।